सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कल वाले वाक़े की। कल क्रिकेट शायकीन के साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई मायूस कुन दिन था, क्योंकि एन मैच शुरू होने से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से सीरीज़ को मनसूख करने का फैसला किया गया और वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स बताई गई। पाकिस्तान की जानिब से यकीन दिलाया गया। सवालात कल से यही उठाए जा रहे हैं कि पहले दौरे से पहले जब यहाँ पर वहाँ की टीम आई थी, उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया था और इंतजामात तसल्ली बख्श होने के बाद ही क्रिकेट टीम को यहाँ पर लाया गया था। और एक रोज़ पहले जो कीवी कप्तान है टॉम लीथम, उन्होंने भी बोल न्यूज़ से जब गुफ्तगू की थी तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनसे वो मुतमईन है। फिर अचानक से सीरीज़ मनसूख क्यों की गई, कल से यही सवालात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है उनसे भी बात की गई। उनको यकीन दिलाया गया कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ऐसा कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया। शेख रशीद साहब की जानिब से भी कहा गया कि हमने तो ये ऑप्शन भी इवन दिया था कि अगर आप लोग चाहें तो हम बगैर तमाशाइयों के ही मैच करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया और वो राजी नहीं हुए और आज वो वापस जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के इस फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तकरीबन $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ है और पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि अब वो ये मामला आईसीसी में उठाएंगे। लगारी साहब, कल से ज़ाहिर है प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर बात भी की जा रही है, सवालात भी उठाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक वजह कोई मालूम सॉलिड रीज़न सामने नहीं आ सकी। यही कहा जा रहा है कि कोई बैरूनी साजिशों का शिकार हुआ है और न्यूजीलैंड शायद इसी वजह से न्यूजीलैंड ने सीरीज़ मनसूख कर दी। आपको क्या वजह समझ में आती है? अब हाँ, एक तो ये कि अगर हम बात करें तो सिर्फ दुख के साथ करेंगे, गम के साथ करेंगे, तकलीफ़ के साथ करेंगे, अजियत के साथ करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम को दौरा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते थे, मगर इसका क्या किया जाए कि अगस्त पिछले महीने एक शख्स जो बहुत पहले फरार हो गया था हमारी सरकारी हिफाजत से और जिसने एतराफ़ किया था कि एपीएस के बच्चों को उसने कत्ल किया था, एहसानुल्लाह एहसान, जिसने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया था, फिर वो हमारी हिरासत से भाग कर गया, वो किसी और मुल्क में, वो ट्वीट करता है कि न्यूजीलैंड की टीम को ख़तरा है। अगस्त में ख़तरा कर एक महीना पहले उसने ये ख़तरे का इज़हार किया, नंबर 1। फिर 13 सितंबर को मैच शुरू होने से 4 दिन पहले एडिशनल आईजी रावलपिंडी ये सर्कुलर जारी करते हैं और वो सर्कुलर सोशल मीडिया पर कैसे आया है? उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है। 4 दिन पहले ये मौजूद है, ये लेटर हमारे पास मौजूद है और वो इस खतरे का इजहार कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है और ये भी कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के चेहरों पर भी खतरा है और उस पर भी हमला हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि अफगानिस्तान से जो हमें खतरा दरपेश थे वो अब भी मौजूद हैं। तो अगर वो खतरा अब भी मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर कोई देखेगा, कोई भी शख्स देखेगा, तो क्या नतीजा अखज़ करेगा? फिर ये आपका ये सर्कुलर जो टॉप सीक्रेट होना चाहिए था, ये सोशल मीडिया पर क्यों गर्दिश कर रहा है? जगह जगह पर क्यों आप दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है? और एन उस वक्त अगर टीम ने अभी ये फैसला नहीं किया है, उससे पहले ये लेटर अगर गर्दिश करेगा कि रावलपिंडी के एडिशनल आईजी का लेटर है, ये सर्कुलर है ये कि खतरा मौजूद है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, तो न्यूजीलैंड की टीम क्या जानकर रिस्क लेगी? हमें तकलीफ है, हमसे तो सारा कुछ छीन लिया गया, हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारी क्रिकेट नहीं हो रही है, हमारी हॉकी नहीं हो रही है, हमारी फुटबॉल नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मैदान में नहीं जा रहे हैं, खेल नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ कंसर्ट नहीं हो रहे। आप जाएं ढाका फेस्टिवल को देखें, वो जो वहाँ का फोक फेस्टिवल होता है, हर साल होता है और उसके अंदर कितने लाखों लोग जो हैं वो इंतहाई इत्मीनान से वो म्यूज़िक कंसर्ट देख रहे होते हैं। वो वहाँ पर पंजाबी गीत, सराइकी गीत, वहाँ पर सिंधी गीत, उर्दू गीत
जो झगड़ा करते थे कि हमारी बंगाली ज़ुबान को मानो, हम नहीं मानते थे। अब वो खुद बेचारे उनके मुल्क के अंदर, उनके ढाका सिटी के अंदर जो है हमारे गाने चल रहे होते हैं, हमारे गुलकार गा रहे होते हैं, शफकत अमानत गा रहे होते हैं और गुलकार गा रहे होते हैं। वो देख रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट हो रही है। हमारे लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ना पार्क में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना खेलों के मैदान में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना इंडोर गेम्स होते हैं क्योंकि खतरा है, ना फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना थिएटर होता है यहाँ पर क्योंकि खतरा है। पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक ड्रामा होता है पौने 14 अगस्त, 14 अगस्त, सवा 14 अगस्त, 14.5 अगस्त और 13.5 अगस्त। इस तरह के ड्रामे जो हैं वो हर साल होते हैं, इसलिए कि बस अनवर मकसूद ये इंटरटेनमेंट, वो भी बड़े शहरों में, यानी लोग जाकर लाहौर में देखते होंगे, कराची में देखते होंगे। आपके यहाँ ड्रामा ख़त्म हो गया है, थिएटर ख़त्म हो गया है, आपके यहाँ कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ मौसीकी की महफिलें नहीं होती हैं। लोगों के लिए सिर्फ खौफ है, डर है, रोना है, बसोरना है, बच्चों का खतरा है, अपना खतरा है, फिर महंगाई का तूफान है। लोगों के लिए खुशी की कोई एक चीज़ भी नहीं रहने दी गई है, एक चीज़ भी। चले इस बात से लोग खुश हो रहे। लेकिन लगाई साहब देखें, ठीक है सिक्योरिटी आपने बताया कि थ्रेट था, आपके पास भी इस तरह की एक चीज़ गर्दिश करी है जो सोशल मीडिया पे आपने देखी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तो 100% सिक्योरिटी दी गई थी। सदर को जो सिक्योरिटी दी जाती है, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो उनको दिया गया था। ऐसा अगर कोई खतरा था भी तो उस हमले को नाकाम भी तो बनाया जा सकता था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये मालूम हो, किसी भी शख्स को, छोड़ दें टीम के मेंबर हैं, छोड़ दें वो सियासतदान है, छोड़ दें कोई भी, एक कॉमन शख्स को भी अगर खतरा हो कि ये मुझे ख़तरा हो सकता है, ये सर्कुलर जारी हो सकता है, हुआ है, तो उसको ख़तरा है। क्या खुदा न खास्ता कभी किसी पर अटैक ना हो? क्या आपके प्रेसिडेंट पर अटैक नहीं हुए थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर अटैक हुए थे, एक से ज़्यादा अटैक हुए थे। तो लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि हम पर अटैक हो सकता है। और अगर अटैक होता है, और ये टीम थी ना जो आपके पास से वापस गई थी, तो उस टीम को वो दिन याद नहीं है, नहीं होंगे, ये खिलाड़ी नहीं होंगे और खिलाड़ी होंगे। क्या उनको ये मालूम नहीं है कि उनकी टीम को निशाना बनाया गया था, किस तरह से उनकी जान बचाई थी? हमारे ड्राइवर ने जान बचाई थी, मुजफ्फरगढ़ के ड्राइवर ने जान बचाई थी, उन सब की। तो अब आप ऐसे खतरे में, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान महफूज है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ा काम किया है। 70,000 कुर्बानियों के बाद रद्दुल फसाद ने, और वो जो ज़रबुल अज़ब थी, उसने पाकिस्तान के लोगों को सोने का मौका दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप कुछ सर्कुलर जारी कर रहे हैं, ऑफिशियल सर्कुलर सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचता है भाई, एक इदारे से दूसरे इदारे तक, फिर उसका काम है कि वो अपनी सिक्योरिटी के इक़दाम करे। एक नहीं 50 लोगों ने उसको जो है सर्कुलेट किया हुआ है। ऐसा है। और कल के दिन जबकि ये टीम अभी तक नहीं गई थी, उस वक्त से ये सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या मतलब लिया जाएगा? उनके पास नहीं पहुंचा होगा क्या? तो जब ये पता चल जाएगा कि मेरी जान को खतरा है, चाहे मैं बिल्कुल 7 पर्दों में रह रहा हूं, तब भी तो खतरा तो महसूस ही होता है ना, उनको भी तो खतरा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन लगाई साहब, इंडियन मीडिया भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और कल से इंडियन मीडिया पर इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि बस पर हमला होने वाला था। इंडिया तो एक इंतहाई दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, और उसका मीडिया, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में सबसे बदतरीन मीडिया जो है वो इंडिया का मीडिया है। इंडिया का मीडिया कोई रियलिटी नहीं देखता है, कोई हकीकत नहीं देखता है, कुछ उसको छानबीन नहीं करनी। पाकिस्तान के खिलाफ उनको कोई लाइन दे दी जाए, वो तो ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी जंगली जानवर पर बहुत बड़े जंगली और पड़ गए हों, यानी इस तरह की सूरत हाल होती है। वो खबर के पीछे तो झपटते हैं और उन खबर को चीर फाड़ के रख देते हैं, यानी ये हालत होती है उनकी। इंडियन मीडिया का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये आपकी ये बात गई, तो मुझे ये बताएं, इंडिया के मीडिया को ये मौका किसने दिया? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये इदारों से मुतालबा करता हूँ, तमाम तफ्तीशी इदारों से ये मुतालबा करता हूँ, तहकीकात करने वाले इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा करता हूँ कि भाई ये इन्वेस्टिगेट तो करें कि ये लेटर किस तरह से सोशल मीडिया पर पहुँचा है। एक ऐसा लेटर जिस पर दस्तखत किए गए, जिस पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और रिसीविंग मौजूद है, फिर दस्तखत मौजूद हैं, और वो जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो कैसे पहुंचा? ये नेक नियत से जारी भी किया गया हो तब भी, तो वो सोशल मीडिया पर वो कागज़ जो है किस तरह से फैला है, क्या इससे उनको जवाब नहीं मिला होगा कि जनाब हम यहाँ से चले जाएं?
जाहिर है। और कोई भी शख्स होगा वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसकी तो चलें तहकीकात होनी चाहिए। पीसीबी को जो $1.5 मिलियन का अब नुकसान हुआ है और वो ये कहते हैं कि वो आईसीसी में ये मामला उठाएंगे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ सही तौर पर पेश कर सकेगा? अब तक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सही तौर पर पेश किया है? कभी भी कहीं भी हमने उसके मसले पर, रेकॉर्ड एक्ट के मसले पर जो हमने कितना नुकसान उठाया है। और वो जो हमारे बड़ा सोना निकलने वाला था उसने तो हमारा कचूबर निकाल दिया है। वहाँ के फैसले ने तो हमें इतने अरब डॉलर हमारे ऊपर जुर्माना कर दिया है। अब हम उस बहरान में हैं कि इतना बड़े बहरान को हम कैसे फेस करें। अभी तक हम टामक टोइयाँ मार रहे हैं। तो मसला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ पहले सबूत जमा करके जब लोग लेके जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के लेटर्स को जब ले जाएंगे, आप आईसीसीआई ये नहीं देखेगी कि जनाब आपने खुद लेटर जारी किए थे कि लाइव थ्रेट मौजूद था उनके लिए, तो वो ये नहीं कहेंगे। हम उसको कहते हैं कि यार आंखें बंद कर लो, आप लोग जो है आईसीसीआई वाले, आप चुप करके बैठ जाओ, आप जो है सिर्फ हमारी बात मान लो। हमें $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ है, हमें $15 लाख का, और हमारे हिसाब से तो वो 20-25 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है। हमें नुकसान हो चुका है, वो हो चुका, अभी मैच नहीं हुए हैं, वो नुकसान हो चुका है। तो इसको कौन अदा करेगा? कौन अदा करेगा? और किसने ये सारा राह हमवार की? और बहुत सी चीज़ें हैं यार, हम कहाँ जाएंगे? हम किसको जाकर कहें, किससे जाकर पूछें कि हमारे बच्चों के, हमारे फौजी जनरल का वाक़या हुआ है। हमारे फौजी जनरल पूरे, यानी जो 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 बाकायदा जनरल की मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे नहीं पहुंच जाते आदमी। हमारे ब्रिगेडियर्स, हमारे कर्नल्स, हमारे फौजी, हमारे ग्रेजन, हमारी छावनियां, हमारा जीएच क्यों निशाना बना। बिल्कुल। और जिस शख्स के, जो शख्स ओन करता रहा है, हमने उस शख्स को कैसे मौका दिया कि वो हमारे हिफाजत गाह से वो चला जाए? बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ये बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, लेकिन लगाई साहब, अब जैसे इंग्लैंड की टीम भी आने वाली थी, तो अब आपको क्या लगता है कि इस वाक़े का क्या असर पड़ेगा अब आने वाले दिनों में जो टीम्स? ये बहुत लंबा असर पड़ेगा। हमने अपने लिए बुरे फैसले किए हुए। तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होना, यार हमारी चीज़ें और बहाल करें। हमारे लोग इंटरटेनमेंट नहीं होती है, लोग समंदर पर जाते हैं। समंदर ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग जाएं, इतना ख़राब हो चुका है समंदर। अगर लोग बहुत अमन मान में जाएं, बहुत सेफ होकर जाएं, तब भी समंदर पर खड़े होकर आप सांस नहीं ले सकते हैं। इतना पोल्यूटेड हो चुका है समंदर। क्या समंदर हमारी तफरीह होती है? दुनिया में किसी भी मुल्क में समंदर तफरीह होती है? हमारे पास तफरीह के लिए क्या है? लोग कहाँ जाएं? ये चिड़ियाघर में जाएं? क्या वहाँ पर सारे लोग जाकर चिड़ियाघर में जाकर वो देख सकते हैं जानवरों को? हर रोज़ क्या देख सकते हैं? हमारे यहाँ सिनेमा नहीं है, हमारे यहाँ थिएटर नहीं है, हमारे यहाँ ड्रामा नहीं। अल्लाह सलामत रखे आर्ट्स काउंसिल वालों को, वो कभी इवेंट कोई कर लेते हैं तो लोग चले जाते हैं जाकर वो एंटरटेन हो लेते। अब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी, हम लोग थोड़ा दिन देखेंगे यार ये खुशी का एक मौका आ गया। तो हमारे पास कहाँ फैज़ मेला होगा लाहौर में, हम उसके लिए देखेंगे यार ये खुशी का मौका आ रहा है हमारे लिए, कम से कम इंटरटेन होने का तो मौका आ रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें आम क्यों नहीं कर देते आप? हर सूबे के अंदर, हर सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के अंदर आप इस तरह के प्रोग्राम क्यों नहीं रखते हैं जो अदब के, मौसीकी के, तालीम के, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, कंपटीशन हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, खेलों के मुकाबले हो सकते हैं। बहुत महदूद आपने किया था वो जो हमारा पाकिस्तान वो लीग थी क्रिकेट की, PSL को जो हमने किया था, वो भी हमने तमाशाओं के बगैर हमने उसको सजाया था। तो कोरोना की वजह से, तो कोरोना की वजह से ही सही हुआ। अब कोरोना से आप बाहर आ रहे हैं, अब आपको मौका आ रहा है यार कोई ना कोई चीज़ें कर लें। आप इसी स्टेडियम में और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक महफिल ही सजा दें, बुला लें शहजाद राय को, बुला लें आप अली जफ़र को, बुला लें आप हमारे दूसरे फनकारों को, एक महफिल ही कर दें। लोग कोई इंटरटेन तो होना यार, नहीं हो रहे हैं लोग इंटरटेन। लेकिन लगाई साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस तरह की भी बात करें कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो उस वक्त जब फॉरेनर्स ने निकलना था वहाँ से, तो तब तो उनके लिए पाकिस्तान सबसे महफूज तरीन मुल्क था, और अब एकदम से पाकिस्तान गैर महफूज हो गया। दुनिया अपना फ़ायदा तो पहले देखेगी। हम हैं खिदमत गुजार, हम खिदमत गुजार हैं, जो मुश्किल में हो हम उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। और जब हम मुश्किल में होते हैं तो सारे आंखें फेर लेते हैं।
अमेरिका मुश्किल में, वो आपके पास आ जाता है, जी आइए, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं चढ़ जा सूली पर, हम चढ़ जाते हैं। आप अपने लोगों के अंदर ये सब कुछ कर दो, हम कर लेते हैं। हम अपनी लोगों की जिंदगियां खतरे में डालकर जाकर सुपर पावर्स की या किसी भी पावर की मदद करने पहुंच जाते हैं, पर रिटर्न में क्या मिलता है हमें? रिटर्न में सलाम भी नहीं होता है। शिकायत सही, मगर बजाय शिकायत है एक फोन कॉल भी नहीं आती है, हमें पूछा तक नहीं जाता है, किसी कतार से जाता। तो फिर हमने क्यों खिदमत अंजाम दी थी? आप चुप होकर खामोशी से अपने एक आज़ाद, खुद मुख्तार, गैर जानिबदार मुल्क का अपना तासुर बरकरार रखते हुए आप इन बड़े खेलों के फड्डे में ना पड़े, बड़ी दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनके फड्डों में ना पड़े। आप अपने मुल्क को बेहतर करें। पाकिस्तान जैसा कुदरती वसाइल से माला माल दुनिया का हसीन तरीन मुल्क, देखें मैं दुनिया के कई मुल्कों को देख चुका हूँ, कहीं भी जाने के बाद आप 4-5 दिन तो सुख से आराम से गुजार लेते हैं, फिर आपको पाकिस्तान का सब कुछ याद आने लगता है। हमारे शहरों में अच्छा नहीं हुआ है, हमारे शहरों में सड़कें टूट गई हैं, हमारे शहरों में पार्क नहीं रहे, हमारे शहरों में खेलों के मैदान नहीं रहे। उसके बावजूद हमारे शहर, हमारे लोग, हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे सब कुछ, हमारे वो इलाके जो दुनिया देखने को तरसती है, हमारा कागान, हमारा नारान, हमारा सैफुल मुलूक, हमारा बाबू सटाप, हमारी जगहें, हमारा सवात, ये दुनिया में ऐसी चीज़ें और कहाँ हैं? हमने देखा है, हमने देखा है जर्मनी के खूबसूरत इलाके देखे, स्विट्जरलैंड के खूबसूरत इलाके देखे, भाई पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करते हैं वो। आप परवाज़ तो करें इस्लामाबाद से गिरगित तक, आप देखें तो सही दुनिया क्या है। ऐसा ही है। हम तो उस हुस्न को महसूस करते हैं ना, देखते हैं। आप अपने लोगों के अंदर खुशियां बांटें ना। ये थ्रेड, ये धमकियों के और हमलों के जो पर्चे हैं, ये क्यों बांटे जाते हैं? क्यों आप लोग वो करते हैं? आप सिक्योरिटी करनी है, आपने सिक्योरिटी करें ना। ये क्या चीज़ें हैं कि आप दफ्तरी बैठकर दफ्तर के अंदर एक माहौल में पर्चा लिख रहे हैं और पर्चे को जो है सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं? न करें। पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क है, बहुत अजीम लोगों का मुल्क है। यहाँ के लोग जो हैं, अच्छा ये ख्याल है कि आप इनकी जो है वो एसेंस को ख़त्म कर देंगे? क्या ये ख्याल है कि आप इनकी तहजीब जो 5000 साल की तहजीब है उसको मिटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं मिटा सकता है। पाकिस्तान इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म नहीं कर सकता है उसकी रूह में है। लाख बिगाड़ा जाने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान वही है जो पाकिस्तान है। और जहाँ तक महफूज या गैर महफूज होने की बात है, तो सर हमला तो कहीं पे भी हो सकता है। न्यूजीलैंड थोड़ी सी आबादी वाला शहर है, तो वहाँ पर भी सरेआम मुसलमानों पर हमला हुआ था। क्राइस्ट चर्च वाला वाक़या अभी तक कोई भूला थोड़ी है, वो हुआ है। उसके बावजूद दुनिया वहाँ जाती है। हमारे यहाँ भी इस तरह के ख़तरात हैं। कोई ख़तरात का दुनिया इस तरह वावेला थोड़ी करती है जो हम वावेला करते हैं। इंडिया ज़्यादा करता है बस शदीद। मैं इंडिया को तो मौका चाहिए ना, आपने मौका दिया तो वो इंडिया वावेला करेगा। मैं कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक खत जारी होता है तो एक महकमे से दूसरे महकमे को जाए ना। वो ट्विटर पे कैसे आ जाता है? वो दीगर इस तरह के इदारों को वेबसाइट्स पर कैसे चला जाता है? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दुश्मन को ये मौका देना चाहते हैं कि वो चीखे चिल्लाए, गला फाड़ कर वह बातें करें। अच्छा लगाई साहब, अब एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने जो काबुल हमला किया, अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि उसमें 10 आम शहरियों की भी हलाकत हुई है और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। उनके माफ़ी मांगने से या उनके एतराफ़ करने से क्या वो 10 बेगुनाह शहरी वापस आ जाएंगे? अमेरिका ने अगर माफ़ी मांगी है तो उसके साथ कंपनसेट करे। जिस तरह से अपने लोगों की जानों की कीमतें लगाता है वो इस तरह से वो करे, और आइंदा इस तरह का जुर्म न करने की यकीन दहानी करे। वो किसी भी जगह पर हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी इलाके में हो, फाटा में हो, करम एजेंसी में हो, पारा चनार में हो, किधर भी हो, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अमेरिका को ये खुली इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो जहाँ चाहे उसके टहलते हुए वो जाएँ, ड्रोन जाएँ और जाकर अटैक कर दें। ये यतीम खाने हैं ये मुल्क जो हैं। ये तो हमारी मुक़्तदरा ने ये फैसले किए थे कि जनाब हमने इनको इस्तेमाल करने देना है, जाएँ जी, आपको हम इंटेलिजेंस आपके साथ शेयरिंग करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसमें फैसिलिटेट, भाई आप फैसिलिटेट कर रहे थे तो भुगतेंगे लोग, दूसरे हम भुगत रहे हैं, अब तक भुगत रहे हैं।
हमारे लोगों से हंसी छीन ली गई ना, हंसना भूल गए हमारे लोग। बिल्कुल, ये हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से तो कहा गया है कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाएं और मुआवजा भी दिया जाए, तो मुआवजा देने से क्या होगा? जो मैं ये कहता हूँ कि उन 10 आदमियों की कीमत कौन लगाएगा, कौन मेजरमेंट करेगा? किसी भी शख्स के बाप की कीमत कौन लगाएगा? किसी भी शख्स के बेटे की कीमत कौन लगाएगा? किसमें इतनी हिम्मत है कि जाकर इस तरह की कीमत लगाए? और अमेरिकन यही समझते हैं, वो तो कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात कहते हैं। अमेरिकन हमारे बारे में उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं सोचा है। जिस तरह से हम खुदाई फौजदार बनकर उनकी खिदमत बजा लाते हैं, इस तरह से तो अमेरिका हमारी किसी खिदमत की कदर भी नहीं करता है, हमारी औकात भी नहीं गिनता। और अमेरिका अपने शहरियों की तो इतनी हिफाजत करता है। रेमंड नेविस वाला वाकया सबको याद है, किस तरह से अमेरिका बचा नहीं, जिसने हमारे लोगों को कत्ल किया उसको छुड़ाने के लिए हमारी सारी इंतजामिया हाथ जोड़कर बैठी हुई है। कुछ भी नहीं, हमारे सारे के सारे इदारे झर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि रेमंड डेविस को कैसे वापस भेजा जाए, और भेजने के लिए क्या तरीका कार। अब कुछ छुपी हुई बात रह गई है यहाँ पर? कौन शख्स है जो नहीं जानता है? और फिर हम पारसाई के दावे करके हम कहेंगे जनाब हम तो ऐसे नहीं हैं भाई, हम ऐसे, हम बदकिस्मत हैं, हमें अफसोस होता है, हम दुख में हैं। हमारे लोग इस तरह से मारे जाते हैं। रेमंड डेविस आए और कत्ल कर दे, कोई और आए आकर अपने गाड़ी चढ़ा दे, कोई और है किसी और तरीके से कत्ल कर दे और चला जाए, और फिर हम जाकर फैसिलिटेट करें, जाओ भाई मेहरबानी करके चले जाओ भाई। ये मुकद्दम का जो कातिल है जाहिर जाफर, उसकी भी अमेरिकी कौंसल खाने तक उसको भी रसाई मिली, उसने भी बातचीत की। जिसने बेदर्दी से कत्ल किया है, जुर्म कर लिया आपने, जिसने एतराफ़ जुर्म किया और जिसने बहुत बेदर्दी से ऐसा हीनियस क्राइम जो है वो सोचते हुए जहन काम जाता है। क्या अमेरिका के उन अहलकारों को जो उसके लिए एक्सेस मांग रहे थे, डिप्लोमेटिक एक्सेस, उनको अफसोस हुआ? एक बात, क्या उनको शर्म आई? उनको दुख हुआ कि एक लड़की को एक शख्स इस तरह बेरहमी से कत्ल कर देता है और हम उसके लिए एक्सेस मांग रहे हैं? क्रिमिनल के लिए एक्सेस मांगते हैं। वो तो डिप्लोमेटिक आप एक्सेस मांग रहे थे, उसके लिए वो डिप्लोमेट नहीं था, वो भी क्रिमिनल था। रेमंड डेविस, उसने किताब लिखी, यार उसकी किताब ही पढ़ने पता चल जाएगा आपको कि क्या सूरत हाल हुई थी। बस हमें सिर्फ अपनी आंखें बंद करके चुप करके सर हिलाते रहना चाहिए, सब ठीक है। बिल्कुल। चलें, ब्रेक लेनी है और एक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां पर सदारती महल पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ईरान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई। लगारी साहब, कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म के इस दौरे को आप? देखिए, ये दौरा ऐसे हालात में हो रहा है कि जब अफ़गानिस्तान में एक सूरत हाल एक ख़ास करवट लेने वाली है, और अफ़गानिस्तान जो है पिछले 40 साल से एक बदतरीन हालात से दो चार होने के बाद अब एक ऐसी सूरत हाल में पहुंचा है कि जिन लोगों ने लड़कर बाकायदा 20 साल की जंग के बाद एक आलमी जो फ़ौजें आई हुई थी उनके साथ एक जंग करने के बाद यहाँ पर वो इस मंज़िल पर पहुँचे हैं। अब यह वो कितने सीरियस होते हैं, वो कितना अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ को समझते हैं, किस तरह से वो अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ को हल करना चाहते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन चूँकि हम पड़ोसी हैं इसलिए हम पर भी असरात होते हैं। इस लिहाज से इस मुल्क का और इस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वज़ीर आज़म गए हैं उनका जाना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हम इससे अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। देखें, सेंट्रल एशिया में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। हम तो 20 साल से 25 साल से अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से गैस और तेल की पाइपलाइनें बिछाई जाएं। हमने जगहें बना ली थी कि यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा और यहाँ पर हम रिफाइनरीज बनाएंगे। अगर वो चीज़ें आती हैं और आपका एनर्जी का मसला एक हद तक हल होता है तो फिर आप डेवलपमेंट के दौर में चले जाते हैं। लेकिन क्या हमारी जो हैयत मुक़्तदरा है, क्या हमारे इस जोग्राफ़ाई हुस्न से फ़ायदा उठाने के लिए वो संजीदा होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या हमारे ऐसा तो नहीं है इंतज़ार में बैठे होंगे हमारे हुक्मरान
कि वाशिंगटन से एक कॉल आ जाए बस, क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट उधर है, हमारे बच्चे भी उधर हैं, हमारी फैमिली भी उधर है, हमारा ख़ानदान भी उधर है, हमारा धंधा भी उधर है, हमारा कारोबार भी उधर है, और अगर वहाँ से एक कॉल आ जाए तो मज़े आ जाएँ और फिर हम जो है वो जाकर, अगर ये ख्याल नहीं है जहन में, अगर सिर्फ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के जोग्राफिया के बारे में, पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुस्न के बारे में सोचा जाता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और हम एक नए दौर में जा सकते हैं और बहुत बड़े डेवलपमेंट के दौर में जा सकते हैं, जो अरेस्टेड डेवलपमेंट नहीं होगी, जो ऐसा गिरफ्तार डेवलपमेंट नहीं होगी कि जनाब जो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा ना पहुँचाए, उन चीज़ों का जो पाकिस्तान के लोग जिससे फैज़याब ना हों, उन शाहराहों का जिससे पाकिस्तान के लोग फैज़याब ना हों, उन लाइनों का, रेलवे लाइनों का जिनसे पाकिस्तान के लोग फैज़याब ना हों, या उनके हवाई सोर्सेज का जिससे पाकिस्तान के लोग फैज़याब ना हों, तो हमारा उसका फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को हर तरह की तरक्की के अमल में शामिल किया जाए तभी वो तरक्की मायने खेज़ होगी। अगर आप रास्ता बना लेते हैं कि जनाब यहाँ से, वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर हम कहता हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि एक आप बहुत शानदार किस्म का एक रोड बना देते हैं जो इंडिया से लेकर आगे सेंट्रल एशिया तक चला जाए, और इंडियन ट्रक, हमारे इधर भी खारदार तार लगे हो, इधर भी खारदार तार लगे, बीच में से ट्रक गुजरते हुए जा रहे हो और वहाँ जाकर सेंट्रल एशिया में बिजनेस कर रहे हो, तो उससे हमारे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। बस हम चुंगी जो होती है, हम वो जो है वो उसका किराए का टैक्स लेने के लिए खड़े हों, तो ऐसा ना हो। हम पूरी डेवलपमेंट के अमल में, अगर इंडस्ट्री हो तो हमारी हो, अगर डेवलपमेंट हो तो हमारी हो, अगर चीज़ें बन रही हो तो हमारे यहाँ बन रही हों, अगर माहौल को बेहतर बनाया जाए तो हमारे यहाँ बेहतर बनाया जा रहा हो, अगर कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हूँ तो हमारे यहाँ जा रही हूँ, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को पहुँच रहा हो, तो वो हमारी डेवलपमेंट होगी। मेरा ख्याल ये है कि शायद इस बात को पेश नज़र ज़रूर रखा जाएगा कि पाकिस्तान अफराद के मफादात को देखने की बजाय अवाम के वो देखा जाएगा मफादात को, और पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट को बहुत डीप अंदर से जाकर देखा जाएगा कि लोग जो हैं, जो इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के जोग्राफी में रहते हैं, जो सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सराइकी बेल्ट में और गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में जो लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट कैसे सर्व हो रहे हैं और उनको क्या इस तरक्की का हिस्सा मिल रहा है, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, बहुत अच्छा होगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान की तो लड़ाई साहब अगर बात हो रही है तो ज़ाहिर है महंगाई की तो हम लाजमी बात करते हैं। महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि गरीब की क्या, अब तो सबकी कमर टूट गई है। अब एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, 5 रुपये तक का इजाफा। इसका जो ज़ाहिर है असर आम दूसरी चीज़ों पर भी पड़ेगा। अभी तो हुआ है, अभी दोबारा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी अभी एक वो ओगरा ने दरख्वास्त भेजी कि हम 1 रुपया बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ये क्यों भाई, बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, तो बढ़ा दिया। अब फिर एक और समरी मूव हो रही है 2-3 दिनों में। अगर ये ऐसी कोई समरी मूव हो रही है तो हमारी खाल उतारनी है, हम अपनी खाल ऐवान वज़ीर आज़म भिजवा देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उन्हें यही चाहिए ना, फिर लोग कहें कि जनाब हम अपनी खाल ही आपको भिजवा सकते हैं और तो कोई चीज़। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन तो ये कहते हैं कि सबसे सस्ता पेट्रोल ही पाकिस्तान में। नहीं, देखें, ये कोई कह सकता है कि निकारागुआ में है, कोई कह सकता है वेनेजुएला में है, कोई कह सकता है फ़लाँ जगह पर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या आपने अपने मुल्क को इस तरफ ले जाने की कोशिश की? आपके पास बहुत बड़े मौके थे कि जब आप बड़े ज़खायर कर सकते थे, तो उस वक्त तो आपने इनके बारे में सोचा नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने ऐन उस वक्त तेल के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जब मिन्नतें करके मुफ्त में ले जाने को कह रहे थे लोग। तो ये तो केस बनेगा, कभी भी ये केस बनेगा कि जब दुनिया ऑफर कर रही थी कि यहाँ से तेल ले जाओ, आपने इंपोर्ट पर कैसे पाबंदी लगाई थी। कोई ना कोई माई का लाल आएगा और पूछेगा, सवाल ज़रूर करेगा। ये सवाल हम कर रहे हैं, हम चूँकि सहाबी हैं, हम चूँकि बेचारे हैं, हमारा चूँकि लूला लंगड़ा सतून है जिसको कहा जाता है कि ये भी एक चौथा सतून है, कोई सतून वतून हमें नहीं मानता है, सब हम पर पाबंदियाँ लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा जो ये पूछेगा कि जब पाकिस्तान का इतना बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था तो आपने क्यों सोचा था। क्या अच्छा, और आज भाई दुनिया में तेल जो है वो ऐसे नहीं होता है कि जनाब आप उसको देखें कि जनाब इस वक्त अमेरिका में तेल कैसे है, आप ऑस्ट्रेलिया में तेल कैसा है, आप जो फलां जगह है उसमें कैसा है तेल। भाई आप उन गरीब मुल्कों की तरफ भी देखें ना कि वहाँ पर भी लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि कम कीमत पर दें, तो आप भी तो कम कीमत पर दे सकते हैं लोगों को। और आप फिर अपने चलें, अपना बोझ तो हटाएं ना हमसे।
वो जो 1 रुपया आपने लगाया था, आपको पता है आज से 50 साल पहले, ठीक आज से 51 साल पहले सैलाब आया था बांग्लादेश में, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था। उस सैलाब के मौके पर लोगों की, वहाँ पर सैलाब ज़दा लोगों की मदद करने के लिए 1 रुपया बढ़ाया गया था पेट्रोल के ऊपर, कीमत में, पेट्रोल का और मसनूआत जो है पेट्रोलियम की। आज तक वो नहीं वापस लिया गया भाई। 51 साल हो गए, कितने करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए बनते हैं, आपने तो ले लिया और आपने वापस नहीं किया। फिर आपके टैक्सेस का बोझ जो है वो कितना है पता है हमें? आप उसमें से खुद, आप अपने रेगुलेट करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, हमने ये टारगेट मुकर्रर किया है कि हम जो है वो 50 खरब के और 50 खरब से भी ज़ायद के 55 खरब के हम टैक्सेस जमा करेंगे। तो पूरे करने के लिए आपके पास क्या है? आप बिजली के बिलों पर डाल रहे, मैं किराए पर रहता हूँ और मैं जो हूँ किसी और, मेरा बिल जो है वो मेरे नाम से नहीं बना हुआ है। वो जो घर का वो जो बिजली का बिल आता है वो किसी और नाम से आता है, मालिक मकान किसी नाम से आता है। तो क्या वो जो बिल है वो मैं पे करूंगा, आप बिल भेज देंगे, उसके ऊपर आप वो टैक्स लगा देंगे कि टैक्स, मैं इनकम टैक्स पेयर हूं भाई, और उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे? नहीं, कुछ तरीक़ाकार होता है इस मुल्क को चलाने का। आपने अंधाधुंध इस मुल्क को चलाना शुरू कर दिया है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नेंस है, टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नेंस है। ये बदतरीन हुकूमत है जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है। इतना बुरे तरीके से याह्या खान ने भी मुल्क को नहीं चलाया जिस तरह से ये एक टोला जो है मुल्क को चला रहा है। अभी सदर मुमलिकत ने जो ये टैक्स कवानीन की आप बात करें, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी दस्तखत किए हैं, और जो अपोजिशन है कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है हम इसको मुस्तरद करते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए है, क्योंकि इससे होगा ये कि नैब को रसाई हासिल होगी, 20 साल पुराना भी जो डेटा है नैब उसको चेक कर सकेगा, फाइल्स चेक कर सकेगा। नहीं, ये असल में मुल्क को नहीं चलाना चाहते हैं, ये मुल्क को चलाने, ये मुल्क को बागीचा अतफाल बनाना चाहते हैं। ये मुल्क को, मुल्क के लोगों को मजबूर कर देना चाहते हैं कि वो मुल्क को किसी भी तरीके से खुद ही दफन हो जाएं, लोग दफन हो जाएं। लोगों को मार देना चाहते हैं, लोगों से जिंदगी छीन लेना चाहते हैं। इनको इस बात से परवाह ही नहीं है। ये उस जुबान में बात कर रहे हैं कि हमें लोग नहीं चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। भाई ये ज़मीन हमारी है, हज़ारों साल से, लाखों साल से ये ज़मीन, सरज़मीन, हम इस ज़मीन के बेटे हैं, इस ज़मीन की औलाद हैं हम। बिल्कुल। ये 22 करोड़ लोग इस मुल्क के मालिक हैं। आप जिस तरह से ये बच्चों का खेल समझे इस मुल्क को चला रहे हैं, इस तरह से आप चला नहीं सकेंगे, आपके बस में नहीं होगा इस तरह से चलाना। आपने डीपोलिटिसाइज किया क्या सोसाइटी को? आप समझ रहे हैं कि लोग नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं, या लोग आसिफ अली जरदारी की तरफ देख रहे हैं, या इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, या फलां की तरफ देख रहे हैं, या फजलुर रहमान की तरफ देख, लोग खुद उठकर अपना आपसे हिसाब करने के लिए आ जाएंगे कि किस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, जो भी हुक्मरान इस वक्त बैठे। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, शहबाज शरीफ साहब आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली है वो कोई मामूली मार्का नहीं है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जाहिर है ये वो लोग, उनकी सीट ज़्यादा थी, वो जीत गए? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बात तो तय है ना कि PTI को शिकस्त हुई है। PTI तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नून लीग है, दूसरे नंबर पर आज़ाद है, PTI तीसरे नंबर पर, उसकी सीटें बहुत कम है और पंजाब ने उनको मुस्तरद कर दिया है। एक, लेकिन मुस्तरद भी उनके गए। देखें ताकत के मराकज़ का बैरोमीटर क्या होता है, कंटोनमेंट्स होते हैं ना, कंटोनमेंट्स का मूड क्या है। बिल्कुल। तो कंटेनमेंट्स का मूड तो सामने आ गया आपके। ऐसा ही। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम नून लीग को मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये तो उनकी टिल्ट उस तरफ को है। तो ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है? हुकूमत को अपनी गैर मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं है कि वो अवाम तो छोड़, अवाम तो एक तरफ, यानी कंटोनमेंट्स में भी इतनी गैर मकबूल हो चुकी है कि उसकी सीटें इस हद तक कम हैं। फिर कहते हैं जी हमारी ORR सीटें देखो। भाई ORR सीटों में तो आपने कमाल ही कर दिया। हुआ क्या आपके साथ? आपने तो वहाँ जहाँ सदर मुमलिकत मुंतखब हुए, जहाँ पर आपके गवर्नर हैं वो भी मुंतखब हुए थे, जहाँ पर आपके 19-20 MPs MNAs जहाँ रहते हैं उस इलाके से तो आप हार गए हैं। कराची के डिफेंस के इलाके से, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड से तो आप हार चुके हैं। वजह वैसे आपको क्या लगती है? अवाम की शदीद गुस्सा, नाराज़गी, मैं समझता हूँ हेट की हद तक नफरत है जो लोगों के अंदर मौजूद है। लोग बेजार आ चुके हैं भाई।
लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लोगों को मौका चाहिए। लोग कुछ भी कबूल कर लेंगे। ऐसा होता है कि भाई ये हमें कोई और खाता है खा जाए, ये जो बैठे हुए बेरहमी से इस तरह से पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो ये कैसे, कोई और पार्टी आ जाए। देखें फिर और पार्टी क्या करती है हमारे साथ। तो इस तरह से अवाम मायूस थे नून लीग और पीपल्स पार्टी से, जब भी पीटीआई को उन्होंने मौका दिया था ना। वो अब ये समझेंगे यार वही पीटीआई ठीक थी, वो वही नून लीग ठीक थी, वही पीपल्स पार्टी ठीक थी। नहीं, पीपल्स पार्टी ने ये किया था कि जनाब सीधी 100% तक तनख्वाहें अपने 5 साल के अरसे में उन्होंने बढ़ा दी थी। ये था उनका 25 अरब डॉलर की अगर एक्सपोर्ट्स थी तो इंपोर्ट जो हैं वो 2-4 अरब डॉलर से ज़्यादा थी ना। इनकी तो आधी से ज़्यादा तो इंपोर्ट्स हैं इनकी एक्सपोर्ट से, और ये कह रहे हैं हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट जो है 25 अरब डॉलर तक पहुंची। आपने 25 अरब डॉलर के रिजर्व रखे हुए हैं, लेकिन लोगों की खाल उतारते जा रहे हैं, और खाल उतारने के लिए कोई तेज़ धार नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कुंद छुरियों से लोगों की खाल उतार रहे हैं, कुंद छुरियों से। ठीक है लगाई साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ लेजेंड्स के हवाले से बात कर लेंगे। सीनियर फनकार तलत इकबाल साहब शदीद बीमार हैं, उस हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर फनकार तलत इकबाल इस वक्त शदीद बीमार हैं और वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। उनकी बेटी की जानिब से कहा गया कि वो कुछ मेडिसिन ले रहे थे और कोई गोली उनकी सांस की नाली में चली गई, जिसके बाद से उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है और अगले जो 36 घंटे हैं लगाई साहब वो उनके लिए इंतहाई अहम हैं। वो टेक्सास के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 70s और 80s के दौर के बहुत बड़े ये फनकार हैं और बड़ा एक इनका करिश्मा होता था, लोग इनको देखते थे। ये ड्रामों में और फिल्म इंडस्ट्री में इनको कंसीडर किया जाता था बड़ा आदमी। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात दूर करे, वो जल्द सेहतियाब हो जाएं, और हम उनके लिए दुआगो हैं। हमारे एक बहुत ही अजीज़ आर्टिस्ट हैं, हमारे अजीम आर्टिस्ट हैं, और मुल्क में नहीं हैं, मुल्क से बाहर इलाज उनका हो रहा है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला करे कि वेंटिलेटर से सलामत वापस आएँ। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, उमर शरीफ साहब कॉमेडियन जो कि बीमार हैं इस वक्त, और उनके इलाज के लिए अब एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम तो हो चुका है और फंड्स भी कुछ जारी किए गए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल जहां पर उनका इलाज होना है, वहां पे जो खर्चा बताया जा रहा है वो 70-80 हज़ार डॉलर है। तो हुकूमत सिंध ने ज़ाहिर कुछ फंड्स दिए भी हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा 70 से 80 हज़ार डॉलर, तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रकम। तो पाकिस्तान के ख़जाने में कोई 1 करोड़ से ज़्यादा रकम तो अफोर्ड की जा सकती है, सिंध के ख़जाने से भी अफोर्ड की जा सकती है। अगर इस मद के अंदर रखनी हो तो ये दे सकते हैं। अगर उमर शरीफ की जान बचाने के लिए आपको ये ख़र्चा करना पड़ता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हमारा एक बड़ा आर्ट टेस्ट है। लेकिन इतना ही बड़ी रकम आपको लगता है हुकूमत दे देगी? मेरा ख्याल है कि देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी रकम नहीं है, और इन्होंने 50 साल तक लोगों के अंदर बहुत खुशियाँ बांटी हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने लोगों को इंटरटेन किया। आप उस और ऐसी सोसाइटी में देखें, वो उस दौर में आए थे जब एक मार्शल लॉ लग चुका था, जब हमारे लिए बड़े ख़तरात पैदा हो चुके थे। यही लोग थे जो जिद्दोजहद कर रहे थे जमहूरियत के लिए, जो अब सिंध हुकूमत में बैठे हुए हैं। और उस दौर में उमर शरीफ ने इंटरटेन किया लोगों को हंसने की मोहलत नहीं मिलती थी, इसने लोगों को हंसाया है। वो उन कह कहूँ से अपने लिए आंसू और लोगों के लिए हंसी कशीद करता था। उसके आंसुओं की कीमत और आपके कह कहूँ की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है कि 1-1.5 करोड़ रुपए आप अफोर्ड ना कर सकें। कोई शख्स भी कर सकता है, कोई फ़र्द भी कर सकता है। अगर उमर शरीफ की ज़िंदगी के लिए इतने पैसे खर्च करने हैं तो आपको करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, तलत हुसैन साहब की भी आज सालगिरह है, उनकी शख्सियत के हवाले से भी आप कुछ कहें। तलस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी एक लंबा अरसा गुजारा है, और बाज़ किरदार तो उन्होंने ऐसे किए हैं कि वो नस्लों तक लोगों को याद रहने वाले किरदार हैं। तलत हुसैन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर हैं।
आर्ट की एक यूनिवर्सिटी की दर्जा रखते हैं। उस मुल्क में जहाँ पर आर्टिस्ट के लिए प्रिविलेज नहीं हैं, जहाँ आर्टिस्ट को अपनी रोज़ी के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। एक शख्स चंद साल पहले शुरू किया इंडिया में शो, वो अब 1 करोड़ रुपए एक शो के लेता है, एक शो के। महीने में जो है वो अगर वो 8 शोज़ करता है तो 8 करोड़ से ज़्यादा, और पाकिस्तान की करेंसी के एतबार से 16 करोड़ रुपए वो कमाता है। हम सोच रहे हैं यार 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए हम उमर शरीफ की, और वो जो करता है वो उमर शरीफ से सीखा है। कपिल शर्मा जो है वो उमर शरीफ को देखकर कपिल शर्मा बना है, और हम देख रहे हैं यार उसका होगा कि नहीं होगा। हम तलत हुसैन की हम सालगिरह की मुबारक कैसे दें? तलत साहब आपको सालगिरह की मुबारक हो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। आज के प्रोग्राम नाज़रीन इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।